हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट से। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम लोग जो है अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अर्थ पे कौन कौन से डोमेन होते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन हैं, तो यहाँ पे आते हैं हमारे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटो से ही मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, ये सारी चीजें हम कॉन्टिनेंट आपको बाद में समझाते हैं। पहले तो हम आप लोगों को ये इमेज आ गई है, इसके माध्यम से मैं आप लोगों को सारी चीजें समझा दूंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी अर्थ है तो वहां पे कौन कौन से डोमेन पाए जाते हैं अर्थ पे। तो उसमें है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एक है बायोस्फीयर। पहले हम लोग जो है लिथोस्फीयर से शुरू करते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है कि अर्थ जहां जहां पे अर्थ है, मीन्स की मिट्टी है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, मीन्स की जो एरिया हमारा लिथोस से बना है, मिट्टी से बना है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। जो एरिया हमारा वाटर से बना हुआ है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर में हाइड्रो मीन्स की वाटर जो है, आपको पता है कि आइस के फॉर्म में भी होता है, हाँ, और स्टीम के फॉर्म में भी होता है। तो जितने भी ग्लेशियर भी हैं जो कि आइस के बने हुए हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ वाटर ही है, तो वो भी हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। ठीक है, और आसमान का भी कुछ हिस्सा जहाँ पे क्लाउड वगैरह रहते हैं वो भी हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखें एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब ये है कि धरती के चारों तरफ जो एयर की लेयर है, हवा है, तो उसको हम जो है एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर उन सबको मिला के कहते हैं जहाँ पे जीवन है, मीन्स की वाटर ही है। तो हाइड्रोस्फीयर है, समुद्र है, ग्लेशियर्स हैं, स्टीम के फॉर्म में जो है वाटर जो कि क्लाउड्स में है, तो हर जगह या और फिर लिथोस्फीयर पे और फिर एटमॉस्फेयर में तो जितने भी लिविंग बीइंग है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या बैक्टीरिया है, या फिर एल्गी फंजाई है, तो ये सारी चीजें जहां जहां पे है ना, ठीक है, उनको ना मिला के हम बायोस्फीयर कहते हैं। उनको मिला के हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, किसको लिथोस्फीयर कहते हैं और किसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब लिथोस्फीयर जो है उसको हम लोगों ने पढ़ने के लिए या कन्वीनियंस के लिए हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में बांटा हुआ है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रीजन होता है जिसमें हम पहले डिवाइड करते हैं लिथोस्फीयर को, वो है कॉन्टिनेंट्स। तो हम लोगों ने इनको जो है कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, आपको पता ही है। ठीक है, कि 5 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे में 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, पहले 5 थे, फिर 7 हो गए, फिर 8 हो गए, जीलैंडिया बन गया है। ठीक है, तो लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इस वर्ल्ड के जितने भी ओशियन हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको मैप में थोड़ा सा समझा देते हैं कि
यह जो हमारी अर्थ है, यह जो है यह नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। ऊपर जो है आर्कटिक जोन होता है, नीचे जो है अंटार्कटिक जोन होता है, जहाँ पे कि ये दोनों पोल हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक एरिया जो है वो वहाँ पे वाटर जो है आइस के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। बाकी ये जो ब्लू हिस्सा दिखाई दे रही है सारा वाटर है। बाकी ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड मास हैं। ठीक है, बहुत ही बड़े लैंड मास को हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और आइसलैंड किसको कहते हैं? जो छोटे छोटे लैंड मास होते हैं उनको आइसलैंड्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया। ठीक है, 6 नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, और इन ओशियंस का नाम भी है। ये जैसे कि हिंदुस्तान पे ही नाम पे है, इंडियन ओशियन या हिंद महासागर भी बोलते हैं। ये अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, ये जो है इधर पैसिफिक ओशियन आ जाता है, पैसिफिक ओशियन आ जाता है, इधर आर्कटिक ओशियन आता है, इधर एंटार्कटिक ओशियन आता है, साउदर्न एशिया ओशियन भी कह सकते हैं, ये पैसिफिक ओशियन आता है। ये जो इक्वेटर के पास है दोनों साइड, इसको जो है पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस इमेज में लैंड मास को तो देख ही लिया। ठीक है, लैंड मास को देख लिया, इनके नाम भी देख लिए, नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, यह जो है 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ पे जो लैंड एरिया है उसका 1/3 तो एशिया में ही है। द कंटिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यह जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्वी क्षेत्र में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंकर जो है इससे पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। और एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन। ठीक है, एशिया और यूरोप के बीच में एक माउंटेन आता है जो कि इन दोनों को अलग अलग कर देता है, इसको उरल माउंटेन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि यूरेशिया क्या है, यूरोप क्या है, माउंटेन कौन सा है? उरल माउंटेन है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में है। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके थ्रू पास होती है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये पूछता है यूरोप जो होता है वो छोटा है, यूरोप जो कंटिनेंट है ये छोटा है, और इस कंटिनेंट को जो है हम वेस्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, आर्कटिक सर्किल पास थ्रू इट। आर्कटिक सर्किल जो है इससे पास होती है। इट इज बाउंड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। ठीक है, तो जब ये मैप हम देखते हैं वर्ल्ड का या फिर अर्थ का, जो ये यहाँ पे ऊपर आपके इसमें बनाया हुआ है आपकी बुक में, तो इसमें जो है कि आप देख सकते हैं कि यूरोप किधर है और एशिया किधर है, और सारी चीजों को लोकेट करने भी आना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को लोकेट करने आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया के बाद, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसके बाद जो है अफ्रीका है। और द इक्वेटर जो है या 0 डिग्री लैटिट्यूड रन थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है? 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, या फिर इक्वेटर भी बोल सकते हैं, या फिर भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो अफ्रीका का ज्यादातर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न पासेज। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे you will find that it is the only continent through which means कि इसके ये जो अफ्रीका कंटिनेंट है इसके थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों के तीनों ही पास होते हैं अफ्रीका कंटिनेंट
कॉन्टिनेंट से, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये सहारा डेजर्ट है, जो कि सहारा डेजर्ट के बारे में क्या है, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि डेजर्ट जो है सहारा डेजर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यह जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियन एंड सी, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। इसको जो है मैप में लोकेट करने आना चाहिए। और जो सबसे लार्जेस्ट रिवर है, नदी, नील नदी है, नील रिवर, वो जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से पास होती है। और जो इक्वेटर के पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हमें क्या क्या चीजें याद रहनी चाहिए। नील रिवर जो कि सबसे लार्जेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होती है। सहारा डेजर्ट जो कि सबसे बड़ा डेजर्ट है वर्ल्ड का, वो भी जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है अफ्रीका महाद्वीप से पास करते हैं। और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। It is linked to the South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama, ठीक है। तो ये जो है याद होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस्थमस ऑफ पनामा, यह जो है एक बहुत ही पतला लैंड स्ट्रिप है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यह जो नॉर्थ अमेरिका है यह जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं क्योंकि यह जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्ट साइड में है। द ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो है पैसिफिक ओशियन जो है इसको सराउंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ अमेरिका। यहाँ पे इस फोटो में हम देख सकते हैं ऊपर वाले में कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका है इसको कौन कौन से, ये एक साइड तो आर्कटिक ओशियन हो जाएगा और दूसरे साइड जो है पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, फिर अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। तो तीनों साइड से यह जो है ओशियन से सराउंडेड है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसके बाद जो है यह जो है नॉर्थ अमेरिका जो है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और साउथ अमेरिका जो है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। और कुछ चीजें इसमें देख लेंगे फोर्थ। अब यहाँ पे हम साउथ अमेरिका भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो है नॉर्थ अमेरिका है। इस इमेज में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये दोनों जो है एक पतले लैंड स्ट्रिप से कनेक्टेड हैं जिसको हम इस्थमस कहते हैं। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास, यह जो है दो लैंड मास को ज्वाइन करता है। यह जो है नैरो लैंड स्ट्रिप होता है। A strait is narrow pass of the water, strait बोलते हैं, of the water connecting two large wave bodies like sea and the ocean. साउथ अमेरिका जो है लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ अमेरिका है वो कहाँ पे रहता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यह भी सराउंडेड है, किससे, ओशन से सराउंडेड है। द एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है एंडीज, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वो जो है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और यह नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका तक फैला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर जो है अमेजन, वो जो है साउथ अमेरिका में है।
ये चीजें याद रखेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में है और यह भी सराउंडेड है ऑल साइड से ओशियन के द्वारा। इट इज कॉल्ड एन द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइसलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है छोटा सा कॉन्टिनेंट है और ये चारों तरफ से जो है कि ओशियन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है हमारा एंटार्कटिका, कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। ठीक है, एंटार्कटिका भी बड़ा कॉन्टिनेंट है और साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के सेंटर पे जो है कि क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, और इसका साउथ पोल रीजन जो होता है वो परमानेंटली जो है कि आइस के कवर से, थिक आइस कवर से कवर्ड रहता है और यहाँ पे जो है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रहते हैं। हैव रिसर्च, और यहाँ पे एंटार्कटिका में बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस हैं और इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम्ड एज द मैत्री एंड द दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो इंडिया के जो रिसर्च स्टेशन है साउथ पोल पे, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री एंड द मैत्री। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो कितने डोमेन में डिवाइडेड है। तो वो जो है डिवाइडेड है हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और जो है एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले लिथोस्फीयर को देखा। लिथोस्फीयर है ये, इसको जो है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। अभी तो 8 हो गए हैं, एक जिलैंडिया भी ऐड हो गया है, अफ्रीका से टूट के बना है। लेकिन अभी तक आपकी बुक में जो है 7 कॉन्टिनेंट्स ही दिए हुए हैं। तो जो लैंड मास है उसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और इनको हम लोग 7 भाग में बांट के पढ़ते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आ गए हाइड्रोस्फीयर पे आ गए। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। क्यों इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं? अर्थ को हम ब्लू प्लेनेट इसलिए कहते हैं कि इसका 71% जो है अर्थ का वो जो है वाटर से कवर है। ठीक है, ये जो है वाटर से कवर है और केवल 29% ही लैंड है। ठीक है, और हाइड्रोस्फीयर जो है वो जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म, मीन्स की वाटर जो है अपने सारे फॉर्म्स में रहता है। रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर इन लैक। तो मीन्स की जो रनिंग वाटर है वो कहाँ कहाँ पे है? ओशियन में, रिवर में और लैक में जो है कि वाटर जो है रनिंग फॉर्म में है और आइस फॉर्म में है ग्लेशियर्स में। अंडरग्राउंड वाटर है जो कि धरती के नीचे होता है एंड द वाटर वेपर के रूप में कहाँ पे है? एटमॉस्फेयर में। तो हाइड्रोस्फीयर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फैले हुए सारे एरियाज में है। Most 97% of earth water is found in the ocean and is too salty for the human use। ठीक है, तो ओशियन का 97% भाग जो होता है, मीन्स कि अर्थ के वाटर का जो 97% पार्ट है वो जो है ओशियन में होता है और साल्टी होता है। और बहुत बड़ा फॉर्म जो है वाटर का वो आइस शीट के रूप में है जो कि ग्लेशियर्स में पाया जाता है। Under the ground and very small percentage is available as fresh water for the human। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओशियन में अगर ये हाइड्रोस्फीयर की टोटल हाइड्रोस्फीयर, ये सर्कल जो हो गया हमारा पूरा हाइड्रोस्फीयर हो गया, तो इसका 97.2% ओशियन में है और बाकी जो है स्टोर्ड इन आइस शीट एंड ग्राउंड वाटर में है 2.77% और उसके बाद बाकी 0.03% ही जो है कि फ्रेश वाटर है जिसको कि ह्यूमन बीइंग यूज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ये इस इमेज में तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे एशिया हो गया, यूरोप हो गया,
ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका हो गया है, अफ्रीका से टूट के आजकल एक जीलैंडिया बना है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका ये इस्थमस हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये जो है अंटार्कटिका हो गया। यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री और मैत्री जो दो रिसर्च स्टेशन हैं साउथ पोल पे, जो कि इंडिया के हैं, और बाकी सारी कंट्रीज के भी रिसर्च स्टेशन हैं। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका है। तो फर्स्ट नंबर पे एशिया आता है, सेकंड पे अफ्रीका आता है, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका आता है। अफ्रीका से जो है इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही गुजरते हैं। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ओशियन के बारे में। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल interconnected. The ocean water are always moving. The three chief movement of ocean water are the waves, the tides and the ocean current. The five major ocean are the, और हमारे जो ओशियन है उसमें पांच जो है सबसे मेन है, इनके नाम भी याद होने चाहिए। पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है और आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। जो पैसिफिक ओशियन होता है वो सबसे बड़ा होता है, और यह जो है स्प्रेड होता है 1/3 ऑफ द अर्थ का, ठीक है। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in the shape. एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है North and South America surround it. Look at the map and find out the location of the continent around the Pacific ओशियन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अटलांटिक ओशियन के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो अटलांटिक ओशियन है यह जो है सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड का, और यह जो अटलांटिक ओशियन है यह जो है कि एस शेप में है, और यह जो है फ्लैंक है बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली indented. This irregular and indented जो है coast line provide ideal location for the natural harbors and the ports. From the point of view of the commerce, it is the busiest ocean, ठीक है। The Indian Ocean is the only ocean named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular in the north, ठीक है। It is bounded by the Asia, in the west by the Africa and the east by the Australia, ठीक है। ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है, एशिया से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। जो साउदर्न ओशियन है वो जो है घिरा हुआ है अंटार्कटिका और जो है एंड एक्सटेंडेड नॉर्थवर्ड एट द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आर्कटिक ओशियन है वो जो है आर्कटिक सर्कल में आता है, अर्थ जो है और ये किसको सराउंड करता है, नॉर्थ पोल को, और यह किससे कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशियन से कनेक्टेड है एक नैरो स्ट्रेच के द्वारा। इस स्ट्रेच को बेरिंग स्ट्रेच कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। उसके बाद नेक्स्ट जो डोमेन है अर्थ का वो है एटमॉस्फेयर। तो हम लोग जो है एटमॉस्फेयर को भी डिवाइड करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम लोग किलोमीटर में डिवाइड करते हैं कि कितना जो है किस में आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है धरती को कवर किए हुए जो पहला एयर का मीन्स की एयर का जो एक लेयर है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में ही ये सारी चीजें आती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में जो है कि ही हमारे प्लेन उड़ते हैं, ठीक है, और प्लांट्स और जीवित चीजें रहती है। स्ट्रेटोस्फियर में जो मीटेओराइट वगैरह होते हैं आते हैं यहाँ पे टकरा के और जल जाते हैं, वो दिखते हैं,
ओजोन लेयर भी जो है स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। मेसोस्फीयर में जो है कि ये रॉकेट वगैरह जो हम छोड़ते हैं वो चलते हैं। थर्मोस्फीयर में और जो है कि जितने भी ये अंतरिक्ष यान जाते हैं ये सारे जो है थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो 16 किलोमीटर होता है फ्रॉम द एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ, और द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 लेयर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अर्थ से हम जब अर्थ से शुरू में जब हम जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर आता है, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो कंपोज्ड है मेनली किससे, इसमें नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा मात्रा में, जो कि 99% और विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। और उसके बाद नाइट्रोजन आता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, एंड अदर गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, argon and other comprises 1% of the volume. Oxygen is the breath of life, and while nitrogen help in growth of the living organism. Carbon dioxide, though present in minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया एटमॉस्फेयर के बारे में, और यहाँ पे जो है कि देखें माउंटेन के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे बायोस्फीयर देख लेते हैं। बायोस्फीयर जो है वो क्या है। द डोमेन ऑफ द लाइफ, बायोस्फीयर को क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द लाइफ। यह जो है नैरो जोन होता है ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज द जोन that life that unique to this planet exists. There are the several species of organism vary in the size from the microbes and bacteria to huge mammal. All the living organisms including human are linked to each other and to the biosphere for the survival. The organism in the biosphere may broadly be divided into the plant kingdom and animal kingdom. The three domains of earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our need of wood, clearing land for the agriculture may lead to fast removal of the soil from the slope. Similarly, earth surface may be changed due to natural calamities like the earthquake, ठीक है। There could be, for example, there could be submergence of the land, as happened in the case of the tsunami recently. Part of the Andaman Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lake and river make the water unsuitable for human use. It also damages other forms of the life. Emission from industry, thermal power plant, vehicle pollute the air. Carbon dioxide is the important constituent of the air, but increase in the amount of CO2 lead to increase in the global temperature. इसलिए हमें जो है CO2 को ज़्यादा इमिट नहीं करना है। दिस इज टर्म एज द ग्लोबल वार्मिंग। इसके बारे में आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा होगा, पहले भी क्लास में, कि CO2 का इंक्रीज होना जो है ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, और जो कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारे माउंटेन वगैरह पे जो कि पोल्स पे जो आइस है वो सारे पिघल जाएंगे, और जो कि बहुत ही नुकसानदायक होगा ह्यूमन बीइंग के लिए और लिविंग बीइंग के लिए। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आपने समझ लिया होगा कि बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। धन्यवाद।